Hello everyone, welcome to the weekly current affairs class. My name is Akash and we'll be soon starting with the current affairs class for week 1 May 2020. देखिए जो यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है या करंट अफेयर्स का जो वेटेज है यूपीएससी एग्ज़ाम में इट इज़ वे अबाउट देन एनीथिंग एल्स यू कैन से दैट कि जो करंट अफेयर्स है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की बैकबोन है, चाहे वो सीडीएस एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंटरमीडिएटली अगर यूपीएससी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है जैसे ईपीएफओ का है, उसमें भी करंट अफेयर्स एक तरीके से बैकबोन है उस एग्ज़ाम की। आईएएस के एग्ज़ाम के बारे में तो कहना ही क्या है। तो जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें जो करंट अफेयर्स होते हैं वो एक तरीके से हर एग्जाम की एक बैकबोन है। अगर आपके करंट अफेयर्स वीक हैं या फिर अगर आपने करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली तैयार नहीं किए हैं, आई थिंक दैट इट वुड बी रियली वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को देखें, आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर को देखें, तो जो करंट इवेंट्स जहाँ पे यूपीएससी एक सवाल पूछती है वो पूरे साल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि यूपीएससी का एग्जामिनर एक महीने की कोई भी न्यूज़पेपर उठा लिया और सारा पेपर वहीं से पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी का जो करंट का जो सिलेबस है या यू कैन से यूपीएससी का जो करंट का जो कवरेज है वो यूनिफॉर्म होता है। आपको हर क्वार्टर ऑफ द ईयर के इन करंट अफेयर्स के सवाल मिल जाएंगे। So, those of you who are joining us in this lecture, this is a small introduction that I am giving to you, that in this class, instead of taking each and every minutest of the event and telling you about it, which I don't think so is that much important, what we do in this current affairs class is that we are taking up the 10 most prominent, or you can say the 10 most probable topics from where UPSC can ask the questions. ऑलराइट, सो ये जो क्लास होती है इसमें हम 10 बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक्स को कवर करते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आएगा। बट आई एनकरेज यू टू कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर सो दैट आपकी कवरेज वाइडर हो। देखिए, मैं कोई आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर मी दैट कि मैं कोई टॉपिक मिस कर जाऊँ इन द क्लास। बट अगर आप अपने एंड पे भी करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर रहे हो, आई एम डैम श्योर दैट यू विल नॉट मिस एनीथिंग। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो 10 टॉपिक्स कवर करूँ उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट promising of the topics हम cover करें. So that's all from the introduction that I wanted to give it here. So let's begin with this week's current affairs class. Okay. So the class this week we are going to cover the 10 topics, and the 10 topics will start from the first topic, that is the foreign exchange reserves. देखिए, you know that in our country we have various foreign exchange reserves in the form of gold is there, in the form of some foreign currency is there, IMF की करेंसी है। तो अभी उससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि कहीं ना कहीं पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन हुए हैं। तो उस बेसिस पे पहली जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड टॉपिक, विल बी डिस्कसिंग द डेमो 2 मिशन of the NASA. Alright, so we'll be discussing the Demo 2 mission of the American Space Agency, that is NASA. So ये फिफ्थ ऐसा मिशन होगा नासा का जो ह्यूमन फ्लाइट के साथ रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी कवरिंग द स्टेटहुड डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, दैट इज द 1st May. We'll be covering the geographical indication tag for Zafran, that is Kashmiri saffron, as well as Gorakhpuri terracotta, as well as Chakhau rice of Manipur. Then we'll be talking about the permanent commission, or you can say the permanent mission to United Nations from India, and we'll be discussing what actually is the permanent mission to United Nations. We'll be talking about the minority educational institutions related to what the Supreme Court has given some verdict this particular week. उसके अलावा हम यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है USCIRF जिसको बोलते हैं, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को बहुत ही रिलीजियसली इनटॉलरेंट कंट्री बताया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आखिर में 10वें टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अबाउट द ओजोन होल। So these are the 10 important topics that I think are the most probable topics from this week's current affairs. So let's begin with the first topic. सबसे पहला टॉपिक चालू करते हैं, that is the foreign exchange reserves. देखिए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो आपके देश के सेंट्रल बैंक, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। उस सेंट्रल बैंक के पास में कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाते हैं।
तो foreign exchange reserves are those international tradable equipments, international tradable currencies, international tradable objects which are there with the central bank. They are known as foreign exchange reserves. So in India, the foreign exchange reserves are maintained by the RBI. तो आरबीआई ने इस सप्ताह क्या किया कि एक डेटा रिवील किया और उस डेटा में बताया कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं पे डिक्लाइन कर गए by an approximately 113 million US dollars since 24th April 2020. सो 24 अप्रैल 2020 के बाद हमारे देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 113 मिलियन यूएस डॉलर से रिड्यूस हो गए। कितने अमाउंट से रिड्यूस हुए डजेंट मैटर, सिंपल सी बात है, लॉकडाउन चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिड्यूस होने थे तो हो गए। तो हमें ये नहीं देखना कितने नंबर से रिड्यूस हुआ है, यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या हैं। सो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स। द फर्स्ट इज द फॉरेन currency asset of a particular country. Second, it consists of gold reserves. Then it consists of special drawing rights. And fourth, it consists of reserve position with International Monetary Fund. ठीक है, तो अब इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स को इंडिविजुअली हम टैकल करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करेंगे वो करेंगे अबाउट द फॉरेन करेंसी एसेट। देखिए, जो फॉरेन करेंसी एसेट है इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके देश के अंदर बाकी देशों की कितनी करेंसी रखी हुई है वो आपके बन जाएंगे FCA और फॉरेन करेंसी एसेट। ऑलराइट, जनरली आप क्या करते हैं, जो दूसरे देशों की करेंसी आपके पास है आप उसको एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में कन्वर्ट कर देते हो जो कि है डॉलर। एम आई राइट? सो इन अ वे यू कैन से दैट द फॉरेन करेंसी एसेट मतलब क्या है कि आपके देश में कितना डॉलर रखा हुआ है, बिकॉज डॉलर टुडे इज अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी एंड इट इज़ बेसिकली रोबस्ट एंड यूनिफॉर्म इंटरनेशनल करेंसी। सो आपके पास कितना फॉरेन करेंसी एसेट है, इसका मतलब सिंपल सा है कि बाकी देशों की करेंसी को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट कर दें तो आपके देश में रुपए के अलावा और कितना डॉलर प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज फॉरेन करेंसी एसेट। अगर आप भारत की बात करें तो भारत के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें जो वो चार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के पार्ट थे, जैसे फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, गोल्ड डिपॉजिट हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया और रिजर्व ट्रांच पोजीशन ऑफ इंडिया एट IMF, ये जो चार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पार्ट है उसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं दे फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। टू व्हाट एक्सटेंट दैट आउट ऑफ 441.56 बिलियन 479.45 बिलियन आर अलोन फॉरेन करेंसी एसेट। तो इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वैल्यू आज के डेट में है 441.56 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें से 479.45 बिलियन यूएस डॉलर्स अकेले फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। जो दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पार्ट है वो है स्पेशल ड्राइंग राइट। एक्चुअली क्या है कि 1969 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, एक रिजर्व एसेट इंट्रोड्यूस कर दिया। So in 1969 it was IMF that created an international reserve asset which is known as special drawing rights. Special drawing rights ना तो कोई करेंसी है और ना ही कोई IMF के अंदर आपका क्लेम है। इसका सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स की कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है और एक्सचेंज वैल्यू के बेसिस पे आप उन स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कैश आउट कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट। और ये जो SDR की वैल्यू क्या है, ये 6 करेंसीज के ऊपर डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेड एवरेज। और जो 6 करेंसीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, यूरो का यूरो, जापान का येन, चाइना का युआन और यूके का पाउंड। सो पाउंड, डॉलर, यूरो, येन एंड युआन, इनका वेटेड ब्रैकेट की जो या वेटेड बास्केट की जो वैल्यू होती है उससे आप SDR की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ऑलराइट, सपोज अगर इंडिया के पास में 10 SDR हैं और आज की डेट में एक SDR सपोज करिए कि 1 मिलियन US डॉलर्स प्रोवाइड करेगा, तो जब इंडिया 10 SDR अगर IMF को देता है तो बदले में इंडिया 10 मिलियन US डॉलर्स का फॉरेन करेंसी एसेट प्रोक्योर कर सकता है। दिस इज बेसिकली नोन एज SDR। ऑलराइट, अब SDR क्या है कि अगर आप if you are not taking
फ्रॉम आईएमएफ डॉलर, अगर आप आईएमएफ से डॉलर नहीं लेते हो और अपने पास एसडीआर मेंटेन करके रखते हो, तो एक तरीके से जो आईएमएफ है वो आपका शुक्रगुजार है कि आपने उससे इंटरनेशनल ट्रेडेबल करेंसी नहीं लेकर सिर्फ एसडीआर मेंटेन करके रखे, और वो जो डॉलर आपने आईएमएफ के पास छोड़े हैं, आईएमएफ उसको इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट कमा सकती है। तो इन रिटर्न जो आईएमएफ है, अगर आप एसडीआर अपने पास रखते हो और इंस्टेड ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट, तो उस एसडीआर पे आईएमएफ कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करती है। ऑलराइट, now coming to the fourth component of foreign exchange reserve. The fourth component is reserve tranche position, or you can say reserve position in IMF. सो बेसिकली क्या है कि हर देश आईएमएफ को अपना काम करने के लिए कुछ पैसा देता है। उस पैसे का एक पोर्शन आईएमएफ अलाउ करता है कि कोई भी देश कभी भी बिना किसी आईएमएफ की कंडीशन के लगे हुए आईएमएफ से उतने अमाउंट की फॉरेन करेंसी ले सकता है। उसको बोलते हैं रिजर्व ट्रांच पोजीशन। सो क्या है रिजर्व ट्रांच पोजीशन और रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ? इट इज द पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू आईएमएफ फॉर इट्स ओन पर्पस। आईएमएफ के अपने पर्पस के लिए जो सारे देश मिलकर आईएमएफ को पैसा देते हैं, उसका कुछ पोर्शन जो आईएमएफ है वो आरटीपी की फॉर्म में कंट्रीज को कभी भी फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड कर देगा। इट इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी अकाउंट that may be accessed by the IMF member anytime without any condition or paying a service fee. Am I right? So ये चार कंप्लीट हो गए आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कंपोनेंट। नंबर वन था फॉरेन करेंसी एसेट, सेकेंड नंबर पे था गोल्ड डिपॉजिट, तीसरे नंबर पे था स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चौथे नंबर पे था रिजर्व ट्रांच पोजीशन इन आईएमएफ। ऑलराइट, अगर आप 24 अप्रैल 2020 से देखें तो इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट भी रिड्यूस हुआ है अप्रोक्सीमेटली बाय 321 मिलियन टू 441.56 बिलियन। सेकंड, हमारा गोल्ड डिपॉजिट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान देना कि बाकी सारे फॉरेन करेंसी एसेट्स डिक्लाइन हुए हैं, हमारा फॉरेन करेंसी एसेट डिक्लाइन हुआ है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉरी एसडीआर इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, उसका अमाउंट कम हुआ है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन का जो हमारा अमाउंट है वो कम हुआ है, लेकिन जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं उसका अमाउंट बड़ा है। Am I right? So it's a very important thing to note, क्योंकि यूपीएससी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ 6 सक्सेसफुल प्रीलिम्स, मुझे आइडिया है कि यूपीएससी हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करता है जहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटी है। बाकी सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन हो रहे हैं, सिर्फ एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शूट कर रहा है। तो यूपीएससी ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, और वहाँ पे उन्होंने दे दिया ऑल द foreign exchange reserves have shown a decline. No, gold has shown an improvement. Rather, foreign currency assets, special drawing rights and RTP has shown a decline. By what amount आप स्क्रीन पे देख लो, doesn't matter, यूपीएससी नहीं पूछने वाला। Alright, so basically क्या है कि एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि 6 मार्च 2020 को आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी थी दैट इंडिया ने अपनी लाइफ टाइम का हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टच कर दिया है in the form of 487.23 billion US dollars. All right, which now has declined to which now has declined to 441.56 billion US dollar, which is considerably quite high. ऐसा कोई तकलीफ वाला टाइम नहीं आया है लॉकडाउन की वजह से, पर फिर भी अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहीं ना कहीं डिक्लाइन करते हैं तो मन में बुलबुले तो उठते हैं कि कहीं आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमिक समय बुरा ना हो। ऑलराइट, चलिए, ये था all the discussion that we wanted to do for foreign exchange reserve. अब हम करेंगे सेकेंड टॉपिक के बारे में बात, और जो सेकेंड टॉपिक है वो आपको पता है किसके साथ डील करता है, वो करेगा नासा का एक मिशन है जिसका नाम है डेमो 2 मिशन। सो नासा ने अभी डेमो 2 मिशन लॉन्च किया है, और द पर्पस ऑफ दिस मिशन वो ये है कि नासा स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहता है, यानी इट इज़ येट अनदर मैन मिशन ऑफ नासा इनटू स्पेस। ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो डेमो 2 मिशन है, ये नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है, यानी कमर्शियली लोगों से पैसा लेकर नासा उन लोगों को ह्यूमन स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहता है। ऑलराइट, सो इट्स अ काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन मैकेनिज्म फॉर नासा, सो इट इज़ अ कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस डेमो टू अभी तक नासा की हिस्ट्री में 5वां ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें
ह्यूमंस को ऑर्बिट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है या ह्यूमन को स्पेस में लेकर गए हैं। जो पहले 4 इम्पोर्टेंट ह्यूमन मिशंस थे नासा के स्पेस के अंदर, उसमें सबसे ऊपर आता है मर्क्यूरी, देन जेमिनी, देन अपोलो एंड फोर्थ वाज स्पेस शटल प्रोग्राम एंड द फिफ्थ वन इज डेमो प्रोग्राम और डेमो 2। ऑलराइट, सो अभी तक नासा ने 5 ह्यूमन प्रोग्राम्स को स्पेस में इंट्रोड्यूस करा है। 4 पास्ट में थे और पांचवा अब चल रहा है। जो 4 पास्ट में थे वो थे मर्क्यूरी, जेमिनी, अपोलो एंड स्पेस शटल प्रोग्राम, और जो पांचवा अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो है डेमो 2। ऑलराइट, तो मर्क्यूरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो मर्क्यूरी प्रोग्राम था नासा का, वो 1958 टू 1963 के बीच में लॉन्च हुआ था। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार किसी इंसान को स्पेस में भेजा, एक स्पेस ऑर्बिट में इंट्रोड्यूस किया, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज मर्क्यूरी प्रोजेक्ट। मर्क्यूरी प्रोजेक्ट का सक्सेसर था जेमिनी प्रोजेक्ट। जेमिनी प्रोजेक्ट जो है वो नासा ने 1962 से 1966 के बीच में लॉन्च किया, एंड इट वाज आल्सो एन ऑर्बिट मिशन। इसमें भी आपने किसी पर्टिकुलर स्पेस की बॉडी में जाके अपने आप को लैंड नहीं कराया, इसमें भी आपने ऑर्बिट में जाके चक्कर लगाए। ऑलराइट, सो जेमिनी एज वेल एज मर्क्यूरी, they both are man in orbit mission. Now comes the big development, and the next big development was that of Apollo, that took place between 1963 to 1972. Now this 1963 to 1972 जो अपोलो मिशन था, इसका मेन पर्पस था दैट इट वांटेड टू लैंड ह्यूमंस ऑन मून और फिर सेफली उनको वापस से अर्थ पे ले आए। ऑलराइट, सो बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन before Apollo 11, all the other Apollo missions, they were trying to take the man close to moon. All right, so it was only Apollo 8 that was the first man mission to go to the moon, but just to orbit it. All right, so Apollo 8 was became the first man mission to go close to moon and just orbit it and come back. It was not a landing. The landing was there, that happened with the landmark अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन पहला मून लैंडिंग मिशन बन गया, और 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को 3 एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन, they put the first human step onto moon. All right, so if we talk about the Apollo missions which was successful putting man into moon, it consists of Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15 and Apollo 16, as well as upon Apollo 17. They were the successful Apollo moon missions in which man was capable, yeah, man could land feet upon moon. Am I right? Alright, Apollo 8 became the first mission to take man close to the moon in an orbit but not landed. Landing with the Apollo 11 में पहली बार. Alright, now coming to the fourth program, the fourth program is space shuttle program। और ये जो स्पेस शटल प्रोग्राम है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लीट ऑफ मल्टीपल स्पेस शटल्स जो स्पेस में आते जाते रहे हैं, सच एज कोलंबिया, सच एज डिस्कवरी, सच एज चैलेंजर, एटलांटिस एज वेल एज एंडेवर। अगर आप कल्पना चावला के फ्लीट की बात करें, तो जो कल्पना चावला का बहुत ही अनफेटफुल इंसिडेंट हुआ था, वो कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट पे हुआ था। राइट, तो स्पेस शटल प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे स्पेस शटल्स के फ्लीट रेगुलर टू एंड फ्रो स्पेस में चक्कर लगाए हैं, विच कंसिस्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्कवरी, चैलेंजर, एटलांटिस एंड एंडेवर। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 135 मिशंस लॉन्च किए, जिसके थ्रू इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेटअप किया। ऑलराइट, और ये इन 4 के बाद में अब डेमो 2 नाम से या डेमो नाम से 5वां मैन मिशन इंट्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल क्रू प्रोजेक्ट ऑफ नासा। ठीक है, चलिए तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक है May 1, विच इज़ नॉन एज द स्टेटहुड डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए, May 1 के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, May 1 को हम इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं। ऑलराइट, इसके बारे में आपने स्कूल में भी बहुत पढ़ा है, जब आप स्कूल में थे, और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आप लेबर डे और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं लेबर डे को अभी इस क्लास में नहीं टच करूँगा, ज़रूरी है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए, May 1 इज़ नॉन एज द इंटरनेशनल लेबर डे। लेकिन हम जो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करेंगे, वो करेंगे May 1 एज द स्टेटहुड डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब 14 स्टेट्स थे इंडिया के, और बहुत सारे 13 स्टेट्स थे, इट वॉज नॉट मोर देन 13 स्टेट्स।
So what happened that from the various parts of the country डिमांड उठने लग गई कि जो स्टेट्स नंबर शुड बी इंक्रीज, और वो जो स्टेट्स हैं दे शुड बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को कार्व आउट करो। ऑलराइट, सो वैसा ही एक ऐसा स्टेट था हमारे वेस्टर्न एरिया में जिसका नाम था बॉम्बे। जो बॉम्बे स्टेट था वो बाइलिंगुअल स्टेट था, उसमें कुछ पॉपुलेशन मराठी बोलती थी, कुछ पॉपुलेशन गुजराती बोलती थी। ऑलराइट, so ultimately, on the basis of the State Reorganization Act, on May 1, 1960, Bombay was divided into two states. One was Gujarat and the second was Maharashtra. Gujarat consisted of Gujarati speaking population and Maharashtra consisted of Marathi speaking population on the basis of Bombay Reorganization Act 1960, and that made Gujarat the 15th state of the Union of India. Alright, so उस दिन के बाद से 1 मई को हम स्टेटहुड डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात का दर्जा देते हैं। चलिए चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ टॉपिक है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर ज़ाफ़रान। ऑलराइट, सो ज़ाफ़रान के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को हम कई बार कश्मीरी सैफ़रन के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि जो कश्मीरी सैफ़रन है, इट इज़ केसर जिसे वो बोलते हैं, जो कश्मीरी केसर है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैफ़रन दैट यू कैन फाइंड इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो उसकी सेल को बढ़ावा देने के लिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया। ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तब दिया जाता है जब आप किसी प्रोडक्ट को किसी रीजन से designate करते हैं that it stand apart from all other product of similar type present in the country. That means कि ये जो जिस भी प्रोडक्ट को आप जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं, उस प्रोडक्ट का बेसिकली क्या होता है, बहुत ही उसके पास यूनिक फीचर्स होते हैं। अगर हम ज़ाफ़रान यानी कश्मीरी केसर के बारे में बात करें, तो जो कश्मीरी केसर है उसकी भी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं। पहली यूनिक क्वालिटी क्या है कि कश्मीरी केसर एकमात्र ऐसा केसर की वैरायटी है दुनिया में जो 1600 से 1800 मीटर की हाइट पे उगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ऐसा केसर का पौधा है जिसके फूल के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो लंबा भी होता है और मोटा भी होता है, जिसकी वजह से केसर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। इट इज़ सो गुड सेफ्रन कि इसकी जो वैल्यू है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट एंड द प्रीशियस ऑफ ऑल स्पाइस। तो याद रखिएगा कि जो केसर है वो स्पाइस है, मसाले का पार्ट है। ऑलराइट, सो अमंग ऑल द स्पाइसेस, कश्मीरी केसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड द कॉस्टली स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कश्मीरी केसर है उसका जो रेड कलर है, इट इज़ वेरी डीप एंड इट इज़ नेचुरली वेरी डीप। कोई आप उसके अंदर चेंज करके उसको कलर डीप रेड कलर नहीं देते, उसका नेचुरल कलर ही बहुत डीप है, जिसकी वजह से बोला जाता है दैट द कश्मीरी केसर इज हैविंग वेरी हाई क्रोसिन कंटेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, द एरोमा, जो खुशबू है कश्मीरी केसर की, वो भी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही हाई क्वालिटी है। therefore it is said that it is having high saffronal। हाई सेफ्रनल मीन्स हाई एरोमा, बहुत बेहतरीन खुशबू है कश्मीरी केसर की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टेस्ट की बात करें तो ये बताया जाता है दैट द टेस्ट ऑफ कश्मीरी सेफ्रन और कश्मीरी केसर जो है थोड़ा बिटर है एज कम्पेरेटिव टू द टेस्ट ऑफ अदर सेफ्रन। सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई पिक्रोक्रोसिन component. Alright, and apart from this, one very important point you should remember that the Kashmiri Kesar is processed entirely natural and it is free from any kind of chemical processing. All these things, they make Kashmiri Kesar a very आउटस्टैंडिंग एंड यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम कश्मीर, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम कश्मीरी केसर को जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। हाई क्रोसिन का मतलब है हाई डीप रेड कलर, हाई सेफ्रनल का मतलब है वेरी गुड एरोमा, बहुत बेहतरीन खुशबू, एंड हाई पिक्रोक्रोसिन का मतलब है बिटरनेस इन फ्लेवर। ऑलराइट, ये याद रखिएगा, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, जो कश्मीरी केसर है वो 3 तरह का होता है। एक होता है लच्छा केसर, दूसरा होता है मोंगरा केसर और तीसरा होता है गुच्छी केसर। तो आपको तीनों नाम पता होना चाहिए दैट द
this Lachha Kesar, Mongra Kesar, and Gucci Kesar. They are the three types of the Kashmiri Kesar, because there might be a question that may be asking UPSC कि बताइए कि नीचे दिए हुए कौन कौन से केसर के सब टाइप्स कश्मीरी केसर के सब टाइप्स है, तो आपका आंसर में आना चाहिए लच्छा, गुच्छी और मोंगरा। ऑलराइट, नाउ एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जो कश्मीर की खेती है, सॉरी, जो केसर की खेती है वो कश्मीर में सेंट्रल एशियंस ने इंट्रोड्यूस करी। और इसके साथ साथ ये भी जो ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो केसर के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईरान, और ईरान को बहुत ही क्लोजली कंपटीशन दे रहा है इंडिया। सो ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रन इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रन इन द वर्ल्ड। जिस एरिया में सेफ्रन उगाया जाता है, जिस जोग्राफिकल फीचर के ऊपर सेफ्रन उगाया जाता है, उसका नाम है करेवा। करेवा क्या है कि जब लेक बनती है, लेक रिवर आती है, रिवर लेक बनाती है, तो लेक के अंदर बहुत सारा मड पार्टिकल सस्पेंडेड होता है, सॉइल पार्टिकल सस्पेंडेड होता है। जब वो सेटल होता है और लेक खाली हो जाता है, तो वो जो लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं, उन लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स जो वैली में डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं करेवा। करेवा आर पिक्यूलियर टू कश्मीर वैली, गेटिंग माई पॉइंट। और क्योंकि कश्मीर वैली में लोकेटेड है और करेवाज कश्मीर वैली में लोकेटेड है, इसकी वजह से जो ज़ाफ़रान जो सिर्फ करेवा पे उगता है वो और कहीं नहीं उगता, और इस वजह से जो कश्मीरी केसर है उसको अपने आप में एक नई यूनिकनेस मिल जाती है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कश्मीरी केसर और ज़ाफ़रान, और यू कैन से द कश्मीरी सैफरन। चलते हैं आगे। पांचवा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट अ रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एनर्जी आउटलुक 2020। ऑलराइट, सो बेसिकली कोविड-19 के रिस्पेक्ट में ग्लोबल एनर्जी डिमांड, ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो कैसा होगा, उन सब के बारे में ये रिपोर्ट हमारे साथ चर्चा करती है। सो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, इट इज़ द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इस रिपोर्ट के अंदर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे डायमेंशंस को कवर किया गया है। जो पहला डायमेंशन हम कवर करेंगे वो है ग्लोबल एनर्जी डिमांड। ऑलराइट, सो आपको पता है कि संसार में देशव्यापी लॉकडाउन चल रहे हैं। इंडिया में लॉकडाउन था पिछले 40-45 दिन से, वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरल डिजीज 19। सो ऑल दीज थिंग्स have a direct impact upon the energy demand and supply in the world. So let us view the global energy demand that is discussed in the Global Energy Review 2020. सो इस रिपोर्ट में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने साफ बोला है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो कंप्लीट लॉकडाउन वाले रीजन्स के अंदर 25% से कम डिक्लाइन कर गई, और जहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन था वहाँ पे ग्लोबल एनर्जी डिमांड 18% डिक्लाइन कर गई। So that simply means that the global energy demand has certainly gone down. It has gone by a greater margin of 25% in those areas that are witnessing complete lockdown, and it is gone a little lesser in those countries where there is partial lockdown to the tune of 18%. However, it is also stated that the global energy demand in the first quarter of 2020, जो पहली तिमाही है, उसमें global energy demand has gone down by 3.8%, which is very much high, approximately 6 times higher than the reduction in the global energy demand in the wake of 2008-2009 financial crisis. All right. अब अगर आप देखते हैं कि जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो किन किन प्रोडक्ट की डिक्लाइन करी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोल की डिमांड जो है वो 8% से डिक्लाइन कर गई, ऑयल की जो डिमांड है वो 5% से डिक्लाइन कर गई, नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो ज़्यादा नहीं बट 2% से डिक्लाइन कर गई, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है इट डिक्लाइन बाय वॉपिंग 20%। ऑलराइट, इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, लॉकडाउन हो गया है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है इट हैज़ सर्टनली गॉन बाय अ वॉपिंग 20%। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि बाकी सब ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड डिक्लाइन करी पहली तिमाही में आफ्टर लॉकडाउन, और बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरल डिजीज, apart from the renewable energy resources. Instead of decline, the renewable energy resources have shown a growth of 1%.
ऑलराइट, सो 1% रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हुई है, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड। और यूपीएससी को बहुत मजा आता है जब भी वो कोई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड के ऊपर सवाल पूछता है। चलते हैं आगे। Now it also talk about this global energy review report. It also talk about the coronavirus disease 2019 and relation with carbon dioxide emission. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ये it will go down by approximately 8% in 2020 because of the lockdowns that the various countries are imposing. Alright, और अगर आप जो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरल डिजीज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में रिडक्शन हुआ है, उस रिडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के हिसाब से अगर हम बात करें, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 times मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हैज रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू 2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस हुआ था। और जितना रिड्यूस का कोविड-19 से हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन दैट वाज फेस्ड बाय कंबाइंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। इसका मतलब है कि certainly somewhere this coronavirus disease is associating well with the carbon dioxide emission, and the carbon dioxide emission has witnessed a significant decline because of coronavirus disease. चलिए, इंडिया स्पेसिफिक जो इन्होंने बात करी वो ये कर रखी है कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है इट विल गो डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 30% बिकॉज ऑफ कोविड-19 एज वेल एज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट वाज इम्पोज्ड ऑन इन द वेक ऑफ कोविड-19। ऑलराइट, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो 1974 में क्रिएट हुआ था इन द वेक ऑफ 1973 ऑयल क्राइसिस, क्योंकि 1973 ऑयल क्राइसिस में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है ओपेक जिसे कहते हैं, उन्होंने बिकॉज ऑफ द कुवैत वॉर एंड द वेरियस मिसएडवेंचर्स इन द अरब एरियाज 1973 में उन्होंने डिसाइड किया ओपेक कंट्रीज ने दैट दे विल शूट अप द ऑयल प्राइसेस एंड दैट रिजल्टेड इनटू अ बिग शॉक इन द वर्ल्ड। ताकि ऐसी सिचुएशन आगे फ्यूचर में कभी ना हो, तो सारी प्रोग्रेसिव कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम की इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी, एंड दैट इज़ हाउ दिस IEA केम इनटू एक्सिस्टेंस। और अगर आप IEA की हेडक्वार्टर की बात करें तो दिस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट पेरिस इन फ्रांस। इंडिया का स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ दैट इंडिया गॉट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट मेंबर। रिमेंबर दैट इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है। कहाँ पर? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में। और इंडिया को एसोसिएट मेंबर का दर्जा मिला था 2017 में। हाल फिलहाल जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसमें 30 मेंबर हैं, और जो 30वां मेंबर था वो है मैक्सिको, जो फरवरी 2018 में IEA का पार्ट बना। और मैक्सिको एकमात्र लैटिन अमेरिका यानी कि सेंट्रल अमेरिका जो है उस रीजन से एकमात्र ऐसा देश है जो IEA का मेंबर है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 6th टॉपिक, जो छठा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू द परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चलिए, तो परमानेंट मिशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो परमानेंट मिशन एक डिप्लोमेटिक मिशन है जो हर देश, हर मेंबर कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है वो यूनाइटेड नेशन को भेजती है फ्रॉम देयर डिप्लोमेट। सो अपनी कंट्री के डिप्लोमेट्स का एक मिशन प्रिपेयर करके हर मेंबर स्टेट यूनाइटेड नेशंस में भेजते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की डे टू डे फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ पे डिसीजंस गवर्नमेंट को कन्वे करता है और गवर्नमेंट की एप्रीहेंशंस UN को कन्वे करता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो परमानेंट मिशन हैंडल करता है। और ये जो परमानेंट मिशन है जो कि डिप्लोमेट्स का ग्रुप है, उस डिप्लोमेट्स के ग्रुप को जो हेड करता है उसको बोलते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री टू यूनाइटेड नेशन, या उसको सिंपल सा UN एम्बेसडर भी बोल दिया जाता है। ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अ परमानेंट मिशन हैज़ परमानेंट मिशन सॉरी ये जो परमानेंट मिशन के जो हेड हैं जिनको हम UN रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं या फिर UN एम्बेसडर बोलते हैं, ही हैज़ बीन रिसेंटली चेंज्ड एंड TN तिरुमूर्ति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द UN एम्बेसडर रिसेंटली। ऑलराइट, now this UN ambassador post, or you can say the UN mission post जो है, ये UN mission जो है it is given in even the United Nations Charter, but इसको properly define किया गया है under Article 1 subclause 7 of the Vienna Convention of 1975. alright, so Vienna Convention बहुत सारे हैं। 1963 में diplomatic relation के ऊपर था। इस प्रकार बहुत सारे Vienna Convention है। जो 1975 का ये Vienna Convention है, it talks about the relations of the member countries with international organization, और यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में प्रॉपर्ली डिफाइन कर रखा है इस आर्टिकल के अंदर परमानेंट मिशन को। ऑलराइट,
जो फर्स्ट इंडियन डेलीगेट्स, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इंडियन डेलीगेट्स टू द यूनाइटेड नेशंस, it consists of some of the very prominent names such as Arcot Ramse Mudaliar, then Hansa Mehta, Lakshmi N. Menon, and Vijay Lakshmi Pandit. These are some of the very prominent people who became the part of the first Indian delegates to United Nations. हंसा मेहता और विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दे आर ऑल्सो अमंग द ओनली 15 women member who were part of the constituent assembly. Alright, so Hansa Mehta and Vijay Lakshmi Pandit, they were also part of the first Indian delegation to United Nations, but also they were among the only 15 women members of the constituent assembly. अगली हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. द प्रोडक्ट्स आर चक हाउ राइस फ्रॉम मणिपुर एंड गोरखपुर टेराकोटा स्ट्रक्चर्स. तो देखिए पहले चकहाउ के बारे में बात करते हैं. चकहाउ जो है वो ब्लैक राइस, जो ब्लैक राइस होता है उसकी वैरायटी है. इट इज़ अ ब्लैक राइस फ्रॉम मणिपुर. ये जो ब्लैक राइस है ये एक एरोमा वाला राइस है, खुशबू है इसके अंदर, और थोड़ा सा ये चिपचिपा राइस होता है, ग्लूटिनस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटिनेमिक एसिड और यू कैन से ग्लूटिनमस प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, सो ये जो ग्लूटिनस होता है, स्टिकी होता है, वो इसलिए स्टिकी होता है क्योंकि इसके अंदर फाइब्रस ब्रांड है और ये हाई क्रूड फाइबर कंटेंट के साथ बना हुआ आता है. क्योंकि इसका जो ब्रांड है वो बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस है और इसके अंदर हायर फाइबर क्रूड फाइबर कंटेंट है, इसकी वजह से इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है. एंड इट टेक्स अराउंड 40 to 45 minutes टू कुक दिस चकहाउ राइस. Alright, so this was all about the चकहाउ rice. अब हम बात करेंगे the clay structures from गोरखपुर, जिनको बोलते हैं गोरखपुर टेराकोटा. आपको पता है कि जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिनके अंदर कुछ यूनिकनेस है. तो हम देखते हैं कि जो गोरखपुर टेराकोटा है उसमें कैसी क्या यूनिकनेस है. तो याद रखिएगा कि जो गोरखपुर टेराकोटा है, यानी जो गोरखपुर में जो क्ले के टॉयज बनते हैं या क्ले का जो स्ट्रक्चर बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्ले जिसका नाम है कबीज क्ले. और ये जो कबीज क्ले है ये सिर्फ मई और जून के टाइम पे मिलती है, क्योंकि जो ये कबीज क्ले है, दिस कबीज क्ले इज फाउंड इन द पॉन्ड्स इन एरियाज अराउंड गोरखपुर. तो गोरखपुर के आसपास के जो पॉन्ड्स हैं उनमें जो क्ले मिलती है उसका स्पेसिफिक कलर होता है, रेड, डीप रेड कलर होता है. वो पॉन्ड से आपसे मई जून में निकालते हैं जब पानी का लेवल नीचे चला जाता है. बाकी टाइम पे तालाब जो हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं. इस वजह से जो कबीज क्ले के जो टेराकोटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो मोस्टली किस टाइम पे बनते हैं, वो बनते हैं आपके मई से जून में जब क्ले रेडिली अवेलेबल होती है. Another uniqueness of Gorakhpur terracotta is that unlike all other terracotta, the Gorakhpur terracotta do not use any kind of color. ये क्या करते हैं कि जो कबीज क्ले है उसका ही नेचुरल कलर को यूज़ करते हैं विच इज़ ऑलरेडी रेड इन कलर. और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को ये क्या करते हैं, सोडा और मैंगो बार्क के पानी में पकाते हैं, उबालते हैं और बाद में उसको बेक करते हैं, जिससे ये जो गोरखपुर टेराकोटा है उसका रेड कलर कभी भी फेंट नहीं होता. ऑलराइट, चलिए आठवां टॉपिक डिस्कस करेंगे. द एट्थ टॉपिक is related with the minority educational institutions. Alright, so basically मैं आपको थोड़ा सा बिगनिंग में ही बता दूँ ये क्यों न्यूज़ में था minority educational institution. बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइनॉरिटी ने ओपन कर रखे हैं, विच मे बी रिकॉग्नाइज्ड, विच मे बी एडेड और विच मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड नॉट एडेड बाय द गवर्नमेंट. ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अपने खुद के लॉज बना दिए. जैसे कि कुछ मेडिकल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने बोला कि वी विल नॉट take NEET, National Entrance Eligibility Test, as the basis for selecting our candidate. क्योंकि हम माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और सुप्रीम को फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे गिव अस द फ्रीडम टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज आवर ओन अफेयर. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये चीज़ चैलेंज करी गई सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास करी अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नीट, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और विच इज़ द नेशनल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो है, इट शुड नॉट बी रिजेक्टेड बाय द माइनॉरिटी मेडिकल इंस्टीट्यूशन साइटिंग दैट दे हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Alright, so Supreme Court ने बोला that NEET is mandatory for all medical institutions, no matter whether they are
formed by a minority or they are otherwise general institution in the country need सबके ऊपर अप्लाई होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जो राइट्स हैं they are not absolute and they may be regulated if they are not resulting into welfare of the student or it is resulting into maladministration. All right. So यहाँ पे थोड़ा सा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें. देखिए जो माइनॉरिटी शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए आप दो तरह की माइनॉरिटीज़ के बारे में पता लगा लेते हैं. एक तो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और जो दूसरी है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है. रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आपको पता है. Apart from Hindu, all the other religious minorities in the countries they are known as religious minorities, and then there are certain linguistic minorities. ऐसी minorities को आर्टिकल 30 क्या करता है, पावर देता है that they have the right, the minorities have the right to establish and administer their own educational institutions, and these minorities can be religious as well as linguistic. All right. So on the basis of this definition, there are 3 types of minority institutions that are present in the country. ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार से रिकॉग्निशन भी मिलती है और सरकार से एड भी मिलती है. ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार से रिकॉग्निशन मिलती है लेकिन ये सरकार से एड नहीं लेते. तीसरा है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सरकार से ना रिकॉग्निशन लेते हैं और ना ही एड. ऑलराइट. सो ऐसे 3 जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो पहली 2 कैटेगरी है जहाँ पे सरकार से एड ली जहाँ पे सरकार से रिकॉग्निशन ली जाती है वहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस दे आर अंडर द रेगुलेटरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जनरल लॉज. लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है जहाँ पे ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन ले रहा है और ना ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी तरीके की एड ले रहा है, वहाँ पे उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी छूट दे रखी है. लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए दे मस्ट फॉलो सर्टन जनरल लॉज सच एज कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, फाइनेंशियल लॉज. ऑलराइट. ये सारे लॉज आपको फॉलो करना है. बस आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से प्रॉपरली अपने हिसाब से मैनेज करो, उसमें सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी. In 2007, there was a case in the Supreme Court, and the name of the case was Secretary of Malankara Syrian Catholic College case of 2007. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला that minority institutions जो हैं they have the right to shortlist their on their own criteria the eligible students, alright, and set up a reasonable fee structure. लेकिन एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी that ये जो राइट्स हम सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर कर दी दैट ये जो राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी दैट दीज राइट्स जो हैं दीज राइट्स आर गिवन टू द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स. ऑलराइट. सो दे आर एक्चुअली नॉट एब्सोल्यूट राइट्स. रिमेंबर दैट. ऑलराइट. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आपने मेरिट को डिसरिगार्ड किया इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट यू आर रिजल्टिंग इनटू मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयरफॉर योर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी रेगुलेटेड. ऑलराइट. सो दिस वाज द 8th टॉपिक. अब हम चलेंगे 9th टॉपिक के ऊपर. 9th टॉपिक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से एक रिपोर्ट आती है जो बहुत सारे देशों को रिलीजियस फ्रीडम के बेसिस पे कंपेयर करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है. सो देयर इज़ अ बॉडी इन यूनाइटेड स्टेट्स जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. ये जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और इस साल भी इन्होंने एनुअल रिपोर्ट 2020 पेश करी है. और इस एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडिया का स्टेटस इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम लोवेस्ट रैंक में डाल दिया. इंडिया को ऐसी कंट्रीज़ के साथ में पुटअप कर दिया जहाँ पे किसी भी प्रकार की रिलीजियस फ्रीडम नहीं है. सो इंडिया वॉज पुट इन टू द लिस्ट एंड द लिस्ट वॉज नोन एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जिसको बोलते हैं CPC कंट्री. सो इंडिया वॉज रैंक्ड अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज सच एज चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. अब ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कोई भी रिलीजन की छूट नहीं है, बट इंडिया को भी यहाँ पे पुटअप करने से इंडियन गवर्नमेंट वॉज क्वाइट इन्फ्यूरिएटेड क्योंकि इंडिया लास्ट ईयर तक Tier 2 कंट्री थी और इस साल इन्होंने अपने लास्ट ईयर में डाल दिया. सो इंडिया वॉज नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट. 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया को
कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की रैंक में डाला है। उससे पहले उसके बाद 2004 से लेकर 2020 तक 16 साल इंडिया वाज इन द टियर 2 कंट्री एंड नॉट अ सीपीसी कंट्री। Now, there are certain reasons that the experts are citing for downgrading India's status to CPC country. ये बोल रहे हैं कि देखिए अभी इंडिया में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसमें आपने मुस्लिम्स के अलावा बाकी सारे जो रिलीजन है उनको माइनॉरिटी कंसिडर कर रखा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। सो अगेन इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट। फिर जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है इसमें अगेन द माइनॉरिटी दैट इज़ द इस्लामिक माइनॉरिटी इट इज़ ऑल्सो फेसिंग सम काइंड ऑफ थ्रेट। फिर एंटी कन्वर्जन लॉज इंडिया ने पास कर रखे हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजन। और जम्मू एंड कश्मीर में जो पोलराइजेशन दिखा रखी है बिटवीन in a kind of atrocities to Muslims, all these things have also resulted into India being provided a lower status. All right. Apart from this, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन है उन्होंने क्या कर रखा है कि इंडिया की एक इमेज कर दी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के दैट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम इस्लामोफोबिया, दैट इंडिया इज discriminating against Islam and Muslims. All right. So all these reasons, they are the responsible reasons for downgrading India's rank from tier 2 countries to countries of particular concern. All right. नाउ इंडिया की गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ USCIRF की रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये रिपोर्ट बहुत ही बायस्ड है और इसके पीछे बहुत ही टेंडेंशियस इंटेंशंस हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस को। और ये जो USCIRF है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है which is having participation from both the countries, that is Democrats and Republican. Therefore, it is bipartisan, independent federal government commission और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल में जो कि है यूनाइटेड वॉशिंगटन DC। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब हम फाइनल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो फाइनल टॉपिक है इट इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ओजोन होल ओवर आर्कटिक एंड इट्स क्लोजर। सो बेसिकली क्या था कि फरवरी 2020 में एक न्यूज़ आई थी दैट जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ओजोन होल बन गया है। तो उस टाइम पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया था कि ओजोन होल बहुत बड़ा बन गया। 2011 के बाद में इतना बड़ा होल पहली बार बना है। ऑलराइट, एंड उसके बाद अभी इस पर्टिकुलर वीक न्यूज़ आई कि वो होल क्लोज हो गया। सो इस वजह से थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ओजोन होल मोस्टली एंटार्क्टिका में बनता है, आर्कटिक में ओजोन होल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। बट इस साल आर्कटिक में भी बहुत बड़ा ओजोन होल बना, तो क्यों बना, लेट्स डिस्कस इट। तो पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ओजोन होल होता क्या है। तो ओजोन क्या है कि ओजोन एक ऐसी गैस है जो हाई कंसंट्रेशन में मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में 10 किलोमीटर से चालू हो जाइए। अगर आप ये सरफेस ऑफ द अर्थ माने तो पहले 8 से 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के जस्ट बाद स्ट्रेटोस्फियर है। तो स्ट्रेटोस्फियर की हाइट होती है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर। सो 10 से 50 किलोमीटर का जो रीजन है दैट रीजन इज अ रीजन ऑफ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। उस ऑलराइट, सो दैट पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज ओजोन लेयर। और अगर किसी रीजन में ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है उस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को बोलते हैं ओजोन होल। ऐसा नहीं कि छेद होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है ओजोन की, जहाँ से यूवी रेज इजीली ट्रेसपास कर जाती हैं टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ ये जो आर्कटिक है, आर्कटिक में अभी तक का सबसे बड़ा ओजोन होल बना विच बिकम रियली अ वेरी गुड इम्पोर्टेंट न्यूज टू कवर इन दिस क्लासेस। 2020 में हमने देखा है कि जो आर्कटिक ओशन है उसके ऊपर जो ओजोन है उसमें मैक्सिमम डिप्लीशन हुआ एंड इट रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ अ ओजोन होल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एंटार्क्टिक ओजोन होल है उसकी जो साइज होती है इट इज़ 20 to 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, whereas the size of the Arctic ozone hole is approximately 1 million square kilometer, which is very big as compared to previous year trend. सो कारण क्या है ओजोन होल, बड़े ओजोन होल के बनने के पीछे आर्कटिक में? देखिए यूजुअली -80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको एंटार्क्टिका में मिलता है, एंटार्क्टिका के ऊपर मिलता है, लेकिन आर्कटिक के ऊपर इतना लो टेम्परेचर कभी नहीं मिलता। और लो टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। तो अभी तक आर्कटिक का जो टेम्परेचर है वो कभी -80 डिग्री तक टच नहीं करता था, लेकिन इस साल क्या हुआ कि आर्कटिक के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री, आर्कटिक के ऊपर जो
स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली -80 डिग्री पहुँच गया। उसके साथ वहाँ पे सनलाइट आई और जैसे ही वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी थे, वहाँ पे विंड फील्ड्स भी थी। इन सारी कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, उस रीजन में आर्कटिक के ऊपर बिकॉज ऑफ सच अ लो टेम्परेचर CFC concentration, it has resulted into thinning of the ozone layer and creation of a ozone hole over Arctic, which was largest in years. देखिए, जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ कि यूजुअली जो -80 डिग्री का टेम्परेचर वो आपको एंटार्क्टिका में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स। देयरफॉर ओजोन होल इज मोस्टली फाउंड इन एंटार्क्टिका, और जो एंटार्क्टिका का ओजोन होल है वो तो बहुत बड़ा होता है साइज में, 20 से 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ऑलराइट, नाउ क्लोजिंग ऑफ दिस ओजोन होल, ये देख लीजिएगा कैसे हुआ। तो ये पता चल गया आपको कि ओजोन होल इतना बड़ा बना क्यों। वो इसलिए बना क्योंकि इस साल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट हो गया ओजोन लेयर में आर्कटिक के ऊपर, रिजल्टिंग इनटू अ टेम्परेचर ऑफ -80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये आर्कटिक में इतना नीचे टेम्परेचर गया क्यों? इट वेंट बिकॉज ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स। देखिए पोलर वॉर्टेक्स क्या है कि अगर सपोज करो ये अर्थ है, ये आपका आर्कटिक है, आर्कटिक के ऊपर एयर सर्कुलेशन इस तरीके से बन गई कि एक एयर की पार्सल चारों तरफ गोल घूमती हुई हवा के बीच में फंस गया। अब चारों तरफ ठंडी हवा है, जिसकी वजह से बीच का जो एयर पार्सल है उसका टेम्परेचर और भी रिड्यूस होता गया, जिसकी वजह से बीच के एयर का टेम्परेचर का पार्सल का टेम्परेचर चला गया -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, सो जैसे ही यहाँ पे सनलाइट आई, यहाँ पे CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे सनलाइट भी आ गई और यहाँ पे विंडफील्ड्स भी हैं। इट प्रोवाइडेड अ वेरी गुड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन एट दिस पर्टिकुलर रीजन। और यहाँ पे 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का रीजन का एक ओजोन होल डेवलप हो गया। लेकिन अब ये क्लोज कैसे हुआ? जैसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी स्टार्ट हुई, ये जो पोलर वॉर्टेक्स है ये डिसिपेट हो गया, कोल्ड एयर वार्म हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे -80 डिग्री का टेम्परेचर अब नहीं बचा। और उसकी वजह से जो पोलर वॉर्टेक्स के डिसिपेट होने की वजह से ओजोन होल भी यहाँ पे बंद हो गया। ओजोन होल जो है वो एंटार्क्टिका में बहुत ही डोमिनेंट होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, और ये यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में देखने को मिलता है। वहीं पे जो आर्कटिक का ओजोन होल है, इट इज़ मोस्टली सीन इन February, March and April. All right. So these are the very contrasting characteristic features of Antarctica and Arctic ozone hole. I would not be surprised अगर UPSC मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछ भी ले कि what is the difference between the ozone hole formed at Antarctica and ozone hole formed over Arctic. All right, so I think that you have already 4 5 points in your pocket which you can very easily elaborate upon. All right, so this was all about the 10th news, that is ozone hole, largest ozone hole being formed over Arctic and further closing of that particular ozone hole. So these were the 10 topics which I think are very much prominent news articles or most probably news articles जहाँ पे UPSC आपसे सवाल पूछेगी। इसके अलावा और भी 2 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, वो आप देख लीजिएगा। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू आर ऑल सेफ एंड साउंड। विद दिस आई विल क्लोज द सेशन, साइनिंग ऑफ माई सेल्फ आकाश। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय, wish you all health and heartiness, and please be at home, stay home and stay safe. Thank you very much. Have a great day ahead. Take care. Bye.